बच्चों, रामगढ़ डीसी लॉकडाउन ई पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आइए भूगोल की कक्षा में वर्ग 8 के लिए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन जिसका नाम है जल संसाधन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और आज के पाठ में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, उसके बाद जल की उपलब्धता पृथ्वी पर और क्या समस्याएं उसके साथ हम लोग के पास है, और अंत में हम लोग जल चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के बिना हमारा कोई भी काम चल नहीं सकता। जल हमारे जीवन का मूल आधार है। भोजन के बिना तो हम लोग महीनों जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम लोग एक सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकते हैं। और आप लोगों को मालूम है कि जो चीज़ हमारे लिए जितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ईश्वर ने हमें उतनी ही ज़्यादा दी है। जैसे हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है। उसके बाद ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए जल है, तो जल भी हमारी पृथ्वी पर बहुतायत में उपलब्ध है। आप लोगों ने पढ़ा है और आप लोगों को मालूम भी है कि पृथ्वी को हम लोग जल ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 हिस्से से ज़्यादा में पानी है और मात्र 1/3 हिस्से में ही जमीन है। इसलिए पृथ्वी को हम लोग जल ग्रह भी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ क्या है कि पृथ्वी में जो जल है, उस जल का 97% हिस्सा महासागर में है। और वो महासागर वाला जो जल है वो मनुष्यों के लिए, जंतुओं के लिए और पौधों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि महासागर का जल खारा होता है। बाकी बचा 3%। तो ये 3% जो जल है, उसमें से भी जो 2% जल है वो अंटार्कटिका में और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा है। और इसका मतलब है कि पृथ्वी पर जितना जल है उसका मात्र 1% हिस्सा ही हमारे लिए उपलब्ध है। और इस 1% हिस्से जल को ही हम लोग उपयोग में लाते हैं, और इतना ही जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। आइए अब हम लोग देखें कि जल की उपलब्धता और इसकी समस्याएं क्या है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि जल एक चक्रीय संसाधन है और एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन और चक्रीय संसाधनों के बारे में आप लोगों ने अध्याय 1 में पढ़ लिया होगा। तो यह एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन का अर्थ है कि जल एक बार पृथ्वी में आता है और फिर यह चला जाता है, रिसाइकिल होकर फिर से वापस में पृथ्वी पर आता है। तो इस प्रकार ये एक चक्रीय संसाधन है। और जल की आपूर्ति हमारी पृथ्वी पर हमेशा निश्चित होती है। आप लोगों को जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज से हजारों साल पहले जितना जल हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध था, आज भी उतना ही जल हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है। तो फिर हम लोग ऐसा क्यों सुनते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जल की समस्या हो गई है? इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं कोई न कोई एक ऐसा कारण है जिसके कारण पृथ्वी पर जल की समस्या हो गई है। 3 कारणों में बढ़ती हुई आबादी के कारण, जनसंख्या की जो तीव्र वृद्धि हुई, उस तीव्र वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो गई। इसके अलावा कृषि का विकास, सिंचाई का विस्तार, उद्योगों का विकास और नगरीकरण, ये सारी जो बातें हैं, इन बातों से जल का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा। और इसके साथ साथ जल का प्रदूषण भी बहुत तेज़ी से होने लगा, जिसके कारण जल की उपलब्धता, अच्छे जल की उपलब्धता हमारे लिए एक समस्या बन चुकी है। और इस समस्या का समाधान हम लोग कैसे करेंगे, यह भी एक समस्या है वैज्ञानिकों के सामने और सभी देशों के सामने। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। तो जल हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन चूंकि वह जल अब प्रदूषित हो चुका है और प्रदूषित हो रहा है, इस कारण स्वच्छ जल की उपलब्धता एक समस्या हमारे लिए है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जल चक्र क्या है। जल किस प्रकार हमारी पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी से फिर ऊपर वायुमंडल में जा कर के वापस हमारी पृथ्वी पर लौटता है। तो इस चित्र के माध्यम से आइए हम लोग जल चक्र को समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये महासागर को दर्शाता हुआ
भाग है और ये जमीन को दर्शाता हुआ भाग है। महासागर चूंकि हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है, तो जल जो होता है वो सूर्य की रोशनी से, सूर्य की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर होता है। तो ये महासागर से जल ऊपर हुआ, है ना। और देखिए, आपको नदी से भी वाष्पीकरण होता है, नदी का भी पानी भाप बनकर उड़ता है, झील का पानी भाप बनकर उड़ता है, मिट्टी में जो नमी रहती है उससे पानी ऊपर उड़ता है, वनस्पति माने पेड़ पौधों की पत्तियों से भी पानी ऊपर उड़कर भाप बनता है। और ये सारा भाप ऊपर जाकर ठंडा होता है और ठंडा होकर फिर ये बादलों में बदल जाता है। और ये बादलों में जब बदल जाता है तो ये बादलों से फिर बारिश के रूप में वही पानी हमारी पृथ्वी पर बरसता है और महासागरों पर भी बरसता है। और ये पानी जब पृथ्वी पर आता है तो इस पानी का बहुत सारा हिस्सा नदी के रूप में बहता है, झीलों में जमा होता है, तालाबों में जमा होता है, और कुछ पानी भूमि के अंदर रिस कर नीचे चला जाता है, जिसको हम लोग भूजल कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर या भूमिगत जल कहते हैं। कुआं खोदने पर या चापाकल खोदने पर यही पानी हमें प्राप्त होता है। और यह पानी जो है फिर से नदी के द्वारा या भूमिगत जल धीरे धीरे रिस रिस करके यह पुनः महासागरों में मिल जाता है। इस प्रकार यह पानी का एक चक्र लगातार चलता रहता है और यह पानी हमको लगातार प्राप्त होता रहता है। तो यही जो चक्र है पानी का, इसी चक्र को हम लोग जल चक्र कहते हैं। अर्थात धरती का पानी, धरती पर जो उपलब्ध जल है वो वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से होकर के फिर से धरती पर आ जाता है। ये पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग एक जल चक्र कहते हैं। और इसी जल चक्र के कारण पृथ्वी पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इसका मतलब यह है कि यह जल चक्र हमारी पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, पौधों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का एक प्राकृतिक तरीका है। अगले क्लास में हम लोग जल के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे और जल के प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे और इस जल को कैसे बचाया जाए, जल के संरक्षण कैसे किया जाए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।